और हमारे सभी संघर्षशील किसान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं तथा बहनों, आज हम और आप यहाँ पर इस आंदोलन के इस क्षेत्र में इस देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज इस दिन मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन नेताओं में से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आते हैं जो कहीं महात्मा गांधी के समकक्ष ही मैं कह सकता हूं जिनका नंबर होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए आज वो हमारे देश के नौजवानों के लिए बहुत अधिक प्रेरणादायक हैं। एक प्रसंग जो उनके जीवन का मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है वो मैं ज़रूर आपके सामने कहना चाहता हूँ। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS पास किया, ICS की परीक्षा उन दिनों भारत में नहीं होती थी। आजकल तो यहाँ IAS की परीक्षा होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन गवर्नमेंट का है वो उस परीक्षा को लेता है, किंतु उस समय में अंग्रेज जो थे उसकी परीक्षा लेते थे वो लंदन में होती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंदन गए क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे जो आजकल उड़ीसा का एक शहर है कटक, पहले वो बंगाल रेजिडेंसी का इस जो शहर था वहाँ के बड़े माने हुए वकील थे। वो विधानसभा के मेंबर भी बने थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम ICS पास करके दिखाओ, और इसके लिए उनको लंदन भेजा। लंदन जाने के बाद ICS में दाखिला नहीं मिला सुभाष बोस को, किंतु उन्होंने साइड बाय साइड किसी और जगह पर एक और परीक्षा दी जिसमें उसको नंबर मिला और वहाँ पर भोजन और आवास उनका फ्री हो गया, और वहाँ रहते हुए वो 1 साल तक तैयारी करते रहे और तब 1920 में वो ICS पास हो गए। उस ICS में इंग्लैंड के लोग भी बैठे थे और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, किंतु उनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 4था नंबर आया और वो भारत के पहले नौजवान थे जिन्होंने ICS पास किया। ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस और IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आज़ादी के बाद वही IAS बन गई, किंतु सुभाष बोस भारत के पहले ऐसे नौजवान थे जो ICS बने थे। एक तरफ ICS बनने के बाद उनके सामने बहुत बड़े बड़े अवसर थे कि बड़ी नौकरी मिलेगी, हजारों रुपए की तनख्वाह मिलेगी और बड़े कार मिलेगी, कोठी मिलेगी, और अंग्रेजों के राज्य में मैं किसी बहुत बड़े नगर का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। एक तरफ तो ये आकर्षण था और दूसरी तरफ इस देश की आज़ादी का आंदोलन था। सारा देश जो है जंजीरों से जकड़ रखा था, अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों से, और उसको तोड़ने का एक आंदोलन देश में चल रहा था। नौजवान शहीद हो रहे थे, बुजुर्ग जेले जा रहे थे। सुभाष बोस के सामने दोनों में से एक रास्ता चुनने का वक्त था। उस समय उन्होंने जो रास्ता चुना, उन्होंने संपर्क किया देश बंधु चित्तरंजन दास से जो बंगाल के बहुत बड़े नेता थे, और उनसे संपर्क करके कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं ICS के बाद अब नौकरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी लगाना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये विचार करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पानी वाले जहाज में बैठ लिए, अपना सामान रख लिया, वो डिग्री भी ले ली जो ICS की डिग्री थी, और ले करके जहाज में चलते चलते लगभग 15 दिन जहाज चला, और 16वें दिन जब उसको पहुंचना था बंगाल की खाड़ी में, कलकत्ते में जहां उनका घर था वहां पर उस जाने के लिए, तो पहली रात को जब बिल्कुल आकाश साफ था, ऊपर चांद भी बहुत सुंदर प्रकाश दे रहा था और तारे भी खिले हुए थे, रात के 12 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेचैनी हो रही है कि कल दिन निकलते ही मैं उतरूंगा बंगाल की बंदरगाह पर, और मेरे को दौड़ करके मेरे घर के लोग, मेरे भाई और मेरे बहनें, मेरे सब चाहने वाले लोग दौड़ करके आएंगे, मेरी डिग्री भी देखेंगे और मुझे बाधित करेंगे कि मैं अब कोई ना कोई बड़ा पद ले करके अपनी सर्विस करूं, तो मैं क्या करूं। इस विचार की ऊहापोह में रात के 12 बजे बाहर निकल करके आकाश को देखा और दूसरी तरफ इस भारत की गुलामी की जंजीरों को अनुभव किया कि इस देश की इस जकड़न को तोड़ना, इस देश को मुक्त कराना आज़ादी इस गुलामी से, ये एक लक्ष्य है। और दूसरा ये है कि कुछ थोड़े चंद टकों के ऊपर अंग्रेजों की नौकरी करना एक लक्ष्य है। सुभाष ने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, जिसके कारण से मुझे नौकरी मिलने वाली है उस डिग्री को ही क्यों न मैं ख़त्म कर दूं, ताकि वो बात ही ना रहे मेरे सामने।
वो अंदर गए और मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर डिगरी को उल्टा कर दिया। डिगरी थोड़ी देर के अंदर जल करके राख हो गई और राख होने के बाद उसको एक पुड़िया में बांध करके सुभाष वापस फिर बाहर आए जहाज में अपने रूम से निकलकर, और उसने उस पुड़िया को समुद्र की लहरों में फेंक करके वो जा करके सो गए। जब सुबह वो अपने बंगाल की खाड़ी पर उतरे तो बाहर बहुत अच्छे शानदार बैंड बाजे लगाकर ढोल और धमासे बजा करके लोग खड़े हुए थे स्वागत करने के लिए कि भारत का एक नौजवान आ रहा है जो पहला भारत का एक नागरिक है जो आईसीएस बना है। इससे पहले कोई आज तक आईसीएस बन नहीं पाया, इसलिए उसका स्वागत स्वाभाविक था। हजारों लोग वहाँ खड़े थे, नारे लगा रहे थे सुभाष बोस के। उस समय सुभाष अपना सामान लेकर के जैसे आगे आया तो उसकी बहन आगे दौड़ करके आई और उसने उसका सारा सामान उसके हाथ से ले लिया और कहने लगे, भैया वो मुझे डिग्री दिखाओ जो डिग्री तुमको प्राप्त हुई है, जिसका सौभाग्य तुम्हें ही प्राप्त हुआ है कि वो डिग्री पहली बार इस भारत के किसी नागरिक को मिली है तो तुम्हें मिली है। मेरे भाई होने के नाते मेरे अंदर बड़ा उत्साह है, चाहो हो वो डिग्री एक बार मैं देख लेना चाहती हूँ। जब ये बात उसने कही तो सुभाष बोस सकुचा रहे थे कि बहन को मैं क्या जवाब दूँ। यदि मैं अब इस समय ये जवाब दूंगा कि वो डिग्री तो जला दी है तो ये निराश हो जाएगी, इसको गुस्सा आएगा और ये मुझे पता नहीं क्या से क्या कहेगी, मैं क्या जवाब दूं इसको। वो चुप रहे, बोले नहीं। जब 2 मिनट तक मौन खड़े रहे, बहन ने उसकी दोनों बाजू पकड़ करके उसको हिला दिया और कहने लगी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, इतनी खुशी का वातावरण है, हम लोग चाव से बैंड बाजा लेकर के आए हैं, लाओ तुम्हारा मैं तिलक कर देना चाहती हूँ। रोली और मोली मेरी थाली में रखी हुई है और तुम उसके बाद उत्तर नहीं दे रहे, गंभीर क्यों हो गए हो, बात क्या है। जब ये बार बार बहन ने पूछने की कोशिश की तो साथियों सुभाष बोस आखिर बात को खोले बिना कैसे रहता। उसने आगे बढ़ करके धीरे से कहा, बहन वो डिग्री मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, कहाँ है वो डिग्री, क्यों नहीं है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता चुना है वो रास्ता चुना है इस देश को आज़ाद कराने का, अंग्रेज़ों से मुकाबला करके आंदोलन करने का। मैंने आईसीएस की डिग्री से नौकरी करने का रास्ता नहीं चुना, और जब मैं उस नौकरी के मन से हटा चुका उस लक्ष्य को तो फिर डिग्री का मुझे क्या ज़रूरत थी। यदि मैं डिग्री रख लेता तो शायद आज अपने परिजनों के दबाव में मुझे शायद अपना रास्ता बदलना पड़ जाता। तो मैंने तो उस सारे मूल को ही काट के फेंक दिया और डिग्री रात को मैंने जलाकर राख बनाकर पानी के अंदर फेंक दी, समुद्र के अंदर फेंक दी और मेरे पास वो डिग्री नहीं है। अब सोच के देखिए कि कहते हैं कि वीरवान के होठ चीखने पात, बचपन के अंदर बच्चे के लक्षण बता देते हैं कि ये जिंदगी में क्या करने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब छोटी उम्र का बच्चा था वो बहुत प्रतिभाशाली था और उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगे थे कि एक दिन ये नौजवान इस देश का एक बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, इस देश का नेता बनेगा और इस देश की जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको काटने का काम ये जरूर करेगा। ये बात बचपन से दिखाई देने लगी थी और उसी तरफ वो सुभाष बोस बढ़ गए। सुभाष बोस दुनिया के अंदर घूमते रहे। मुझे वो बात भी नहीं भूलती, आज जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो जानकारी ले लें कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश का आंदोलन चल रहा था और पीक पर आंदोलन था। 1938 और 39 की बात है जब विश्व युद्ध एकदम मुहाने के ऊपर था। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व बदलने का वक्त आ गया था और कांग्रेस का नेतृत्व बदलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तैयार किया गया कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष बनो और इसका नेतृत्व अपने हाथों में संभालो और उसके आधार पर इस देश को आगे दिशा दो। उस समय नेताजी ने स्वीकृति दे दी थी, किंतु वो बहुत अधिक बीमार हो गए थे। इतने बीमार थे कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ नहीं सकते थे। उस समय डॉक्टरों की व्यवस्था की गई। कलकत्ते से 4 डॉक्टर सुभाष बोस के रेल के कोच में उनके साथ बिठाए गए और उनको बीमार अवस्था में स्ट्रेचर पर ही रेल के अंदर लाया गया। जबलपुर के पास त्रिवेणी नाम की एक जगह है जहाँ जंगल में बहुत बड़ा कांग्रेस के अधिवेशन का मंडप बना था। हजारों डेलीगेट देश भर से वहाँ आए हुए थे और वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ वहाँ पर नाम आए तो एक नाम आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, किंतु दूसरा नाम महात्मा गांधी की प्रेरणा से आया डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया दक्षिण भारत के रहने वाले थे, गांधी जी के बहुत ही चहेते थे।
जब उनका नाम आया तो दो खेमों में पूरा कांग्रेस का अधिवेशन बट गया और दोनों खेमों में हालत ये रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगभग 217 वोटों से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो उनके कैंप में जहां वो बीमार थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में खुद नहीं पहुंचे। इतनी अवस्था नहीं थी उनकी, ठीक नहीं थे कि वहां बैठते अपना वोट डालते या सबके बीच में अपना भाषण देते। वो तो कैंप में उनको रखा गया, उनकी अनुपस्थिति में ही नामांकन हुआ, प्रस्ताव हुआ और उनका चुनाव हो गया। जब चुनाव हो गया तो गांधी जी को बड़ा परेशानी हुई और उनको लगने लगा कि अब कांग्रेस की धारा बदलेगी। सुभाष जो है वो आक्रामक स्वरूप लेकर के चलता है, उसका आंदोलन का रूप थोड़ा दूसरा होता है और मेरा जो आंदोलन है वो सत्याग्रह का है, अहिंसा का है। मेरा आंदोलन दूसरे किस्म का है और कांग्रेस की कल्चर अगर इधर चली गई तो मैं जो है अपने सिद्धांत से गिर सकता हूँ, इसलिए मैं सुभाष बोस के नेतृत्व की कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। जब उसने ये महसूस किया तो लगभग 12 से 14 जो कार्यकारिणी के सदस्य से थे उनसे इस्तीफा दिलवा दिया और इस्तीफा दे करके जब ये पता लगा सुभाष जी को कि सब लोग इस्तीफा दे के अलग हट रहे हैं, तब उन्होंने खुद आगे बढ़ करके गांधी जी से कहा, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, मैं त्याग पत्र दे देता हूं और आप जिसको चाहते हैं उसके नेतृत्व में कांग्रेस को चलवाइए। तब 1940 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हारे हुए व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर उसका नेतृत्व सौंपा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना दी और उसमें लगभग 6 महीने काम करने के बाद वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर वो इटली के मुसोलिनी से मिले, जर्मनी के हिटलर से मिले और बहुत सारे लोगों से मिलते मिलते आखिर में वो जाकर के सिंगापुर में उन्होंने एक तरह से स्वतंत्र भारत की गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, जिसको 9 देशों ने मान्यता दी। उस समय इटली ने दी, उसमें आयरलैंड ने उसको दी, चीन ने दी, जापान ने, जर्मनी ने, इन सारे देशों ने सुभाष बोस की स्वतंत्र सरकार को मान्यता दी। और उस समय नेताजी ने सिंगापुर से नारा दिया था कि दिल्ली चलो, और दिल्ली चलो का जो नारा था, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश का किसान जो आज चारों तरफ, इस दिल्ली के चारों तरफ अपना धरना दिए बैठा है, पिछले 60 दिन से जिस प्रकार से अहिंसात्मक, जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आज भी हमारे देश के किसान नेताओं का आह्वान यही है, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलने का वो दिन 2 दिन बाकी रह गए हैं। 24 और 26 तारीख को हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है। आप और हम सभी जानते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन इस देश को बाकायदा विधिवत एक गणराज्य की मान्यता मिली, एक संविधान को मान्यता मिली 1950 में। तब 26 जनवरी का दिन मनाना शुरू हुआ और वो दिन हम सारे देश के लोग बड़े चाव से मनाते हैं। अपने शौर्य का प्रदर्शन हमारे देश के सैनिक वहां पर करते हैं, किंतु इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो सही मायने में गण का तंत्र दिखाई देगा। आज यहाँ पर गणतंत्र नहीं रहा है, गणतंत्र के बदले ऐसा तंत्र बन गया जो चंद सरमाएदारों के कब्जे में आ गया। तंत्र कहते हैं व्यवस्था को, गण कहते हैं आम आदमी को। आम आदमी का जो व्यवस्था नहीं होती, कुछ लोगों के कब्जे में व्यवस्था आ जाती है, वो गणतंत्र नहीं बना रहता, बल्कि गणतंत्र का वहां पर धज्जियां उड़ने लग जाती हैं। आज गण जो है वो अपने देश में भिखारी बना दिया गया है, मांग अपनी मनवाने के लिए बैठा हुआ है और उसकी कितना ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है कि उसको सर्दी की इन रातों में इन खुले आकाश के नीचे इन छोटे छोटे पुराली ये जो पॉलीथीन के जो ऊपर लगा रखे हैं कवर, इनके नीचे सोकर रात काटनी पड़ती है। जब रात भर लोग अपनी गर्म की हुई कोठियों में करवटें बदलते, नींद नहीं आती उनको, जब वहां पर हीटर लगते हैं, पूरे के पूरे एयर कंडीशनड कमरे होते हैं, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म मकानों में सोने वाले लोगों को ये नहीं मालूम कि इस देश का मेहनतकश किसान और अन्नदाता किस प्रकार से महीनों से इतनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और वो वहां बैठ करके मजाक उड़ा रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग और मीटिंग भी ये नहीं कि रोज मीटिंग हो जाए। सुप्रीम कोर्ट भी आज से कल से परसों मीटिंग एट रैंडम आगे पीछे मीटिंग कर सकता है, किंतु ये देश की सरकार है कि इन किसानों का मजाक उड़ाते हुए मीटिंग भी करती है। तो 4-4, 6-6 दिन का
एक बार तो 26 दिन का अंतराल दिया कि 26 दिन बाद मीटिंग होगी, अर्थात 26 दिन तक किसान बैठे रहे और आप अपनी मस्ती से कोठियों में बैठ करके मौज मस्ती करते रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश के वे लोग जिनको इस देश के किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने, इस देश के जो है हम मतदाता ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने वोट देकर और सत्ता में बिठाया, आज वे लोग इतने ज्यादा इठला गए हैं, इतने ज्यादा अपने अहंकार में सड़े जा रहे हैं कि आज उनको इनकी कोई भी कष्ट तकलीफ दिखाई नहीं दे। वो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार बता रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के किसान के घर में आज ये जरूर स्थिति आ गई है कि उसके भी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ थोड़ी बहुत अपने हित अहित की बात को समझने लगे। वो भी जानते हैं कि ये कानून जो बने हुए हैं, इन कानूनों में हमारे हित में क्या है और हमारे अहित में क्या है, हमारे खिलाफ क्या है। सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं इस बात को, किंतु ये ठेका और दावा 2 मिनिस्टरों को ही दिया हुआ सरकार ने कि वही सबसे ज्यादा विद्वान हैं, वही सबसे ज्यादा कानून को जानते हैं, वो जो बताएं उनकी बात मानो। और ये लाखों लाखों लोग और इनके जो पीछे और जो हर घर में 10-10 आदमी जो बैठे हैं, करोड़ों आदमी इस देश के आज जिन कानूनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात को नक्कार खाने में दूती की तरह से ये सरकार देख रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन आज इस देश की आत्मा को फिर से जगाने के लिए इस आंदोलन के दौरान हमको ये अवसर देने के लिए आया है कि आओ हम अपनी प्रतिज्ञा को और मजबूत करें और अंदर से अपने संकल्प की अग्नि को तेज करें और तेजी के साथ अपने विचारों को मजबूत बनाएं कि हम जब तक इस देश के अंदर ये जो सरमाएदारों का जो शिकंजा है, ये चंद घराने जो फैसले लेते हैं ऊपर बैठकर, जब तक इनकी जकड़न से हमारा जो गणतंत्र है मुक्त नहीं होगा, हमारा जो सरकारी तंत्र मुक्त नहीं होगा, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। ये 3 काले कानून जो आपके सामने आते हैं, मैं ये जानता हूँ हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत विस्तार से इन कानूनों के बारे में इतनी जानकारी शायद अब तक नहीं हुई कि ये हमारे खिलाफ क्यों। मैं कई जगह गया धरनों में और वहाँ पर मुझे लोगों ने पूछा, स्वामी जी इन कानूनों के बारे में जरूर बता दो कि ये कानून तीनों जो बने हैं ये हमारे खिलाफ क्या है, इनमें है क्या। हमको तो यही नहीं पता, हमने तो ये कह दिया 3 काले कानून रद्द करो, किंतु आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी भी आपको लेनी चाहिए। और मैं यहाँ पर जब बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों काले कानून हैं जिनको सरकार कृषि सुधार कानून कह रही है कि कृषि की व्यवस्था में हमने बहुत अच्छे सुधार करके नए कानून बनाए हैं, ये क्या कहते हैं, कैसे ये हमारे खिलाफ है। तो आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा ताकि आपकी जानकारी बढ़े। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु किसको कहते हैं? वो वस्तु जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिससे हमारा जीवन चलता है, वो आवश्यक वस्तु होती है, वो नेसेसिटीज होती है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 1955 में पहली बार आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था। उस समय कुछ चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में रखा गया था कि ये वो वस्तुएं हैं जिनको कोई भी व्यक्ति स्टोर नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं होगी इन चीजों की, भंडारण नहीं होगा इन चीजों का। केवल भारत सरकार के जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI है, केवल वो जितना जरूरत है सरकार को स्टोर करने के लिए उतना ले सकती है। प्राइवेट आदमी कोई भी अगर इन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये 1955 में कानून बना। और वो आवश्यक वस्तुएं क्या थी? जितना खाद्यान्न है, अनाज जितना पैदा होता है खेत में, वो उसका कोई स्टोर नहीं कर सकता। जितने सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है और ऐसी ड्यूरेबल चीजें जो रखी जा सकती हैं, उनका कोई स्टोर नहीं कर सकता। जितने तेल हैं या तेल के बने और कुछ पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको आवश्यक वस्तु के लिस्ट में रखा और सरकार ने कानून बना दिया कि इनको कोई भी व्यक्ति जमा नहीं करेगा। ये जमाखोरी के खिलाफ कानून था। अब जो कानून आया है उसमें सुधार क्या किया? सरकार ने सुधार ये कर दिया है इस कानून में कि अब के बाद इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो चाहे
वो किसी भी चीज का भंडारण जमाखोरी कर सकता है और कोई भी आवश्यक वस्तु अब नहीं रहेगी। ना अनाज आवश्यक रहा, ना दाल आवश्यक रही, ना आलू और प्याज आवश्यक रहा। ये आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर निकाल दिए और अब इसको कोई स्टोर कर सकता है, ये खुली छूट दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान को इस कानून से क्या फायदा हुआ? कौन किसान ऐसा है जो इन वस्तुओं का घर में भंडारण करके रख सके? इस देश के लगभग 94% किसान ऐसे हैं, 94%, जिनके पास तो बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन है, थोड़ी थोड़ी जमीन। वो थोड़ी जमीन का किसान जितनी पैदावार होती है उसको बेचकर घर के खर्चे निकाल लेता है, कुछ विवाह शादी में लग जाता है, कुछ बच्चों के कपड़े ले आने में लग जाता है, और कुछ रहा सहा जो कर्जा सिर पर है उसको उतारने में लग जाता है। नया कर्जा लेके फिर अपने दूसरे काम शुरू करता है। किसान के सिर से कर्जा उतरता ही नहीं। क्या स्टोर करेगा वो? कौन सी भी चीज की वो भंडारण करेगा? किसके लिए ये कानून बना? इससे तो किसान का कोई भला हुआ नहीं। तो आखिर किसका भला हुआ? भंडारण हुआ तो उन लोगों का जिनके पास लाखों करोड़ रुपया 2 नंबर का रखा हो, जिनके तय खानों में जांच कराओ तो ऐसे चट्टान की तरह से नोटों की गड्डियां रखी रहती हैं, 200-200, 500, 1000 करोड़ जो कैश रुपया रखा रहता है जिनके गोदामों के अंदर, जिनके ऊपर के फर्श उतारो, टाइल लगा रखे ऊपर और नीचे सारे टाइल लगा करके गोदामों में जगह बना रखी है, जहां धन दबा रखा इन लोगों ने, उसको निकालते हैं और उस पैसे से ये सारा व्यापार उनका चलता है। जैसे ही ऑर्डिनेंस आया जून के महीने में, और ऑर्डिनेंस इसलिए आया कि लोग इसमें लॉकडाउन में बंद थे, शोर कोई कर नहीं सकता था, आंदोलन कोई कर नहीं सकता था, तो भारत सरकार ने राष्ट्रपति जी से अध्यादेश जारी करवाए कि ये 3 कानून अध्यादेश घोषित करके लागू करने। हम पूछना चाहते हैं, बताइए इतनी जल्दी क्या थी? क्यों अध्यादेश लाए गए इन कानूनों के लिए? नॉर्मल वे में जब भी अधिवेशन होता तो अब ले आते कानून, किंतु नहीं, अचानक अध्यादेश लाकर और उनको घोषणा कर दी। फिर 2 महीने के बाद सितंबर में फिर स्पेशल सेशन बुलाया लोकसभा का और राज्यसभा का भी, उसमें आनंद फानन में उनको पास करवाया। लोकसभा में तो मेजोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, किंतु राज्यसभा में तो मेजोरिटी है नहीं, वहां तो इनकी इतनी संख्या नहीं है कि ये पास कर सके, किंतु वहां पर भी पास करने का तरीका निकाला, और तरीका ये निकाला कि वहां पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों को जो ज्यादा वहां पर बोल रहे थे, वहां के जो स्पीकर या जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, उपसभापति, उनसे कहलवा कर उनको नेम कर दिया गया। अर्थात उनका नाम अगर घोषित कर दे चेयरमैन तो मार्शल आके उनको बाहर निकाल देता है। वो हाउस में फिर बहस में भाग नहीं ले सकते। वो कहते हैं आई हैव डिक्लेयर्ड देम बाय नेम, मैं उनको बाय नेम घोषित कर चुका हूं, इसलिए उनको बाहर निकालो। और वो बाहर निकल गए तो उनकी मेजोरिटी हो गई, और मेजोरिटी भी मशीन पर अंगूठा लगाकर कोई वोटिंग नहीं कराया, बल्कि वॉइस वोट से उसको घोषणा कराई। वॉइस वोट क्या होती है? जब विधानसभा में या पार्लियामेंट में कानून बनता है तो अगर वहां पर देखते हैं कि सरकार की पूरी खुली मेजोरिटी है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है, व्हिप जारी हो रखा है, तो वहां वॉइस वोट कराते हैं, और स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वो बोलता है दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस बिल से आइज, जो इसके हक में वो यस बोले, और वो सारे लोग जो उसके हक में होते हैं वो जोर से यस बोलते हैं, और जो उसके खिलाफ होते कहते हैं दोज आर इन अगेंस्ट दे से नो, तो नो बोलते हैं। तो नो की आवाज कम थी तो उन्होंने कहा कि आई सीज हैव इट, आई सीज हैव इट, आई यस को मान लिया है और नो को रिजेक्ट कर दिया है, और कानून पास हो गए। एक नाटक बन गया कि ऑर्डिनेंस लाना और फिर स्पेशल सेशन में मेजोरिटी ना होते हुए भी वॉइस वोट से कानून को पास करवा लेना। आखिर कारण क्या है कि जब जून में ऑर्डिनेंस आया तो हमारे देश के बहुत बड़े जो है धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो रहने वाले भी गुजरात के हैं, जिनका नाम है अडानी गौतम, और उनकी एक कंपनी है मैसर्स अडानी लॉजिस्टिक्स कंपनी। इस मैसेज अडानी लॉजिस्टिक्स कंपनी ने सारे देश में 1000 गोदाम बनाने के टेंडर छोड़े, और उन टेंडर छोड़ करके लोगों से कहा हमें जमीन चाहिए, जमीन दो।
3 साल पहले हरियाणा में इस लॉजिस्टिक्स कंपनी ने अपना गोदाम बनाने के लिए सरकार से एप्लीकेशन दी थी खट्टर साहब को कि आप हमको इसका LUC दे दो, लैंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दो। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस समय कि नहीं, आपको नहीं मिल सकता। और जब जून में ये ऑर्डिनेंस आया है और इसने एप्लीकेशन दी, फौरन वहां चंडीगढ़ इसके अफसरों को बुलाया और बुला करके बैठ करके ऑनलाइन नहीं मैनुअल तरीके से LUC दे दी। और नौथा के पास स्वामी नित्यानंद जी जैसा बता रहे थे, बम्बेवा के पास 2-3 जगह 100 एकड़ जमीन लेकर अडानी के बहुत बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। और उन गोदामों के ऊपर वो जो बनेंगे स्टोर, वो उसको कहते साइलो स्टोर। वो साइलो स्टोर होता है जो स्टील के बहुत बड़े बड़े गोल ऐसे वो बनेंगे, उसके जो भंडारण करने के जो स्टोर हाउस, जिनमें हरियाणा भर का जितना खाद्यान्न पैदा होता है, लाखों क्विंटल अनाज, सारा का सारा भी अगर अडानी खरीद के रखना चाहे तो उस गोदाम की इतनी कैपेसिटी होगी कि उसमें रख सकता है। तो ये जो कानून बना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये भंडारण करने का जो अधिकार ये बड़े लोगों को मिला, इसलिए किसान का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा कानून है कि हमने सारे देश को ओपन मार्केट बना दी। इसको कहते हैं वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन कानून। इसमें कहते हैं कि अब किसान को हमने बहुत विकल्प दे दिए हैं खुले। आज जो मंडियां हैं, इनके बदले प्राइवेट मंडी बनेंगी, इनके बदले बड़ी बड़ी कंपनियों को भी खुली छूट होगी, वो भी खरीद सकते हैं। अब किसान सड़क पर निकलकर किसी को भी अपना अनाज बेच दे, अब उसको कोई रोकेगा नहीं। पहले वो मंडी से बाहर नहीं बेच सकता था, अब वो मंडी से बाहर और दूसरी मंडी में किसी बड़ी कंपनी को, किसी साहूकार को, जिसको चाहे जहां ज्यादा उसको रेट मिले बेच दे। ये नया कानून लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं इससे किसान को क्या फायदा होगा, आप जरा इसके ऊपर भी सोच के देख लीजिएगा। अब जो हो गई व्यवस्था, जो पुरानी मंडियां हमारी चल रही हैं पहले से, इनमें टैक्स भी है, इनमें जो है वो जो आड़ती की जो होती है कटौती वो भी है लागू। किंतु जो प्राइवेट मंडी होंगी उसमें टैक्स नहीं है, उसमें कोई सेस नहीं है अलग से, उसमें कुछ भी नहीं है। प्राइवेट मंडी बन गई और वो कहेंगे कि मंडी में 1900 रुपए का अगर बिक रहा है गेहूं तो आओ हमारे पास, हम आपको 1930 रुपए देंगे, 1950 रुपए देंगे। 30 रुपए 50 रुपए ज्यादा भाव देकर, क्योंकि ना तो उनको टैक्स देना ना तो उनको कुछ और देना। वो तो बड़े साहूकारों की मंडी है, प्राइवेट मंडी बनाई उसने, वो आपको लालच देकर बुलाएंगे, आप वहां जाकर के थोड़ा बहुत फालतू मिल रहा है इसलिए बेचोगे। 1 साल बेचा, दूसरे साल बेचा। आज की जो मंडियां हैं ये बेचारे हो जाएंगे खाली, इनके पास कोई जाएगा नहीं, तो ये अपने उठा के तप्पड़ और कोई और धंधा शुरू कर लेंगे। इनको क्या करना बैठे बैठे। तब वो जो प्राइवेट मंडी वाले हैं वो अपना जलवा दिखाएंगे 2 साल के बाद, और फिर जब आप अनाज लेके जाओगे तो आपके अनाज को ढेरी में से उठा करके फेंकेंगे कि अनाज तो गीला है। चौधरी साहब, किसान देवता, ये तो गीला अनाज है, ये नहीं बिक सकता, अभी ले जाओ 10 दिन बाद जाना, सूख जाएगा तब आइयो। वो कहेगा ले कहाँ जाए, उठा के जो भाव लगाना लगा ले। फिर उठा के कहेगा ये तो पिच क्या हुआ है, इसमें तो घुन लगा हुआ। 20 कमियां निकाल कर आपको वो मजबूर करेगा कि जितना वो चाहता उतने भाव में आप बेच करके ही वापस आओ। तब हम देखेंगे अब कहाँ जाए। वो जो थे वो भी बंद करवा दिए और ये मक्कार बिठाए थे, ये अब हमें ठगने लगे। और बड़े जो लोग हैं, बड़े पैसे वाले, वो सारा आपका अनाज सस्ते भाव में ले जाएंगे और उसकी जो बिक्री होगी आप जान करके दंग रह जाओगे। कल की बात है, मैं यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके रोहतक गया, अचानक एक बहुत जरूरी काम था। जो जाट आरक्षण आंदोलन का जो पिछले दिनों हुआ था हरियाणा में, बहुत बड़ा एक इशू, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है। हमारे मित्र हैं फिल्म बनाने वाले, वो फिल्मी एक्टर हैं कुलदीप रोहिल, यही गांव है उनका दहकोरा, यहाँ के रहने वाले हैं और बॉम्बे में रहते हैं। तो जब वो फिल्म बनाने लगे थे तो तब भी मेरे पास वो कई बार आए, मेरी भी उन्होंने बाइट ली थी कई बार कि इसके बारे में अपने विचार दीजिए। तो कल उनको उन्होंने रिलीज की थी फिल्म रोहतक में, सिटी मैक्स जो है सिनेमा उसमें थी। वो स्पेशली उन्होंने बार बार आग्रह किया कि स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो समाज के अंदर काम करते हैं,
ये इस तरह के जो जातियों के नाम पर हमारे जो झगड़े होते हैं, इसके बारे में आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपसे लोगों को दिशा मिलती है। मैं वहाँ गया और जब बैठे हुए थे तो हमारे पास उन्होंने एक पॉपकॉर्न का एक अच्छा सा डब्बा भरा हुआ भिजवाया। भीतर हम बैठे थे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, पंचकुला से वो आए हुए थे, विदेशों में उनका बड़ा व्यापार भी है, वो मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने ले लिया, मैंने कहा मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, आप ही खाओ ये पॉपकॉर्न। परंतु वो कहने लगे आप भी ले लो एक दो। मैंने कहा ये कितने रुपए का आया होगा, क्योंकि मैं तो किसान आंदोलन से गया था तो दिमाग में आंदोलन की बातें घूम रही थी। मैंने जांच करनी शुरू कर दी। मैंने कहा ये जो पैकेट है इसमें लगभग 50-60 ग्राम ये पॉपकॉर्न है, अर्थात इसकी जो है मकई की खील जिसको कहते हैं, मकई की खील बड़ी बड़ी, मैं ये कितने का होगा? तो वो मुझे कहने लगी ये लगभग 125 रुपये का होगा। मैंने कहा 125 रुपया, मैं तो इसको 20 रुपये का मानता हूँ। बोले कहाँ रहते हो स्वामी जी? ये इस जगह, इस तरह की जो जगह होती है यहाँ तो ये मैं 125 आपको कम बता रहा हूँ, और आप बाहर निकलोगे तो मैं आपको जो बेचने वाला जो काउंटर पे बैठा उससे आपको मैं दिखाऊंगा, खरीद के दे दूंगा एक 125 रुपये का, आपको ले जाना है। तो कहता गुड़गावा में एक छोटी सी सोडे की बोतल और एक पॉपकॉर्न का वो जो पैकेट है 50 ग्राम का 250 रुपये में वो देता है। आप सोचिए कितना ज्यादा, कितना महंगा बिका। 10,000 रुपये का एक किलो, 1,000 रुपये का 1 किलो वो बिक गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान से जिस तरीके से ये सामान खरीदा जाएगा, कौन खरीदेगा? वो खरीदेंगे जिन पे 2 नंबर की इकोनॉमी, लाखों करोड़ रुपया जिनके पास 2 नंबर का है। आलू खरीदते हैं 10-10, 15 रुपए में और उसी आलू का चिप्स बनाते हैं। आप देखो ये मेरे सामने दुकान है, इससे अगली दुकानों पर भी देखो लिफाफे टंगे हुए हैं बड़े लंबे लंबे, भरे हुए हैं किस चीज के? गैस भर रखी है उसमें, चिप्स नहीं है। चिप्स तो तली में पड़े थोड़े से 20-50 ग्राम या कितने उनकी होता है, वो थोड़ा होता, परंतु उसको भर देते हैं गैस से, खुला रहता है और रंग बिरंगा चमकदार होता है। तो आदमी का मन करता है चिप्स खाएंगे, बच्चे तो छोड़ते ही नहीं। कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें हमारी इन चीजों से बनती हैं। और वो चिप्स भी 20 रुपए का पैकेट आएगा, 10 रुपए किलो आलू खरीदता है उससे बड़ा सरमाएदार, और इसको 200 और 400 रुपए किलो में बेचता है। आप, मैं कहना चाहता हूं इस देश के, अगर मोदी के दिमाग में देश के और किसानों के लिए हित है कहीं, जैसा कि वो दावा करते हैं, मैं उनसे कहता हूं आप इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि ये जो 10 रुपए की 400 रुपए में चीज बिक रही है, 10 रुपए की 1,000 रुपए किलो में चीजें बिक रही हैं, इनको आप चेक क्यों नहीं करते हो? एक तरफ तो वे लोग हैं जिनके खजाने भरते चले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो आदमी है जो मिट्टी से मिट्टी होकर जिंदगी भर लगा रहता है, किंतु कभी उसके बैंक में बैलेंस नहीं बन के देता। अगर किसी किसान के घर में एक आदमी नौकरी पेशे वाला न हो, जिसको सरकार की नौकरी से कुछ कैश तनख्वाह न मिलती हो, तो मैं दावे से कहता हूं, चाहे वो 10 एकड़ का हो, चाहे वो 20 एकड़ का किसान हो, कभी भी वो किसान खेती की आमदनी से ना अच्छा घर बना सकता, ना अच्छी शादी विवाह कर सकता, ना बच्चों के अच्छे कपड़े ला सकता, ना वो पढ़ाई का खर्चा उठा सकता। आज तो पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि 2-2 हजार और 4-4 हजार रुपया महीने की ट्यूशन फीस प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है लोगों को। कौन किसान है जिसके 2-3 बच्चे पढ़ते हो और वो महीने की 5-7-10 हजार रुपया फीस दे दे अपने पास से? नहीं दे सकता। इसकी तरफ कोई नहीं देखता। मैं तो ये कहा करता हूं कि इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा कठिन काम करना वो खेती का है। सबसे कठिन खेती करता है आदमी, उसका ये कोई गारंटी नहीं है कि जो बो दिया उसका उतना, उसका जो यील्ड है, उसका उत्पाद है, वो जितना चाहता उतना जरूर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। जब तक वो खेती पक करके और उसको निकाल करके घर में आ जाता वो अनाज, चाहे गेहूं है, चाहे चना है, चाहे सरसों है, चाहे कपास है, बाजरा है, ज्वार है, जो भी हम बोते हैं, मकई है और दूसरी दालें हैं, धान है, चावल, कुछ भी बोते हैं, जब तक वो पक करके नहीं निकल करके हमारे हाथ आ जाता, तब तक तो इस किसान के चिड़ा और मुझसे भी दुश्मन,
इसके तो कौवे और चिड़िया भी दुश्मन, इसके तो ओले और इसकी जो सर्दी और पता नहीं कौन कौन सी बहुत ज्यादा अति वर्षा हो जाए तो मुश्किल, अनावृष्टि हो जाए, कम वर्षा हो जाए तो मुश्किल। आखिरी में ये तो एक प्रकार से ऐसा दांव पे बैठा रहता है कि भगवान की कृपा हो जाए और इसका ठीक साल निकल जाए तो इसको 2 पैसे आ जाते हैं, नहीं तो ये देखते ही देखते बर्बाद हो जाता है। मेरे साथी कल परसों शाम को ये झंडे लेके आए दिल्ली से, धर्मेंद्र उनका नाम है, रहने वाले छपरौली के हैं, ये बागपत जिले के अंदर दिल्ली में जो हमारा मुख्यालय है वहाँ पर वो रहते हैं। तो वहाँ से ये तिरंगे झंडे और ये ओम के झंडे हमने मंगवाए। पहलवान ओम सिंह जी कहने लगे यहाँ तो ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, दिल्ली से मंगवा लो। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया, वो मोटरसाइकिल से यहाँ आए। तो मैंने कहा आप कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, बढ़िया व्यवस्था हमारे समचाना गाँव के लोगों ने कर रखी है और ये हमारे सरदार भाइयों का बहुत बढ़िया लंगर है, यहीं खाओ और अपना सो। और ओम सिंह ने यहाँ बिस्तरे डाल रखे। वो बोले स्वामी जी रह जाता मैं, परंतु एक दिक्कत आ गई। मैंने कहा क्या हुआ कि लगभग 100 बीघा जमीन में सारे, क्योंकि छपरौली इस इलाके में गन्ने की ही खेती ज़्यादा होती है, किसान थोड़ी सी जमीन अपने अनाज अनूज के लिए रखता ना तो गन्ना ही गन्ना बोता है और लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में उसको उसमें कुछ ना कुछ अपना मेहनत का फल मिल जाता है। वो कहता 100 बीघा गन्ना जला दिया किसी ने, आग लगा दी और आग लगने के बाद सारा का सारा एकदम रात भर में जल गया है। और मुझे भी घर से खबर आई है पत्नी की कि जल्दी आओ, यहाँ तो कोई संभालने वाला है नहीं, कि वही घर का जिम्मेदार भी है। तो बोले मुझे घर ही जाना पड़ेगा, सीधा भाग करके यहीं से KMP से चढ़ूंगा और घर जाऊंगा तो देखूंगा। कल मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोले लगभग 100% जला पड़ा है। अब ये बात हो रही है कि वे जले हुए का शुगर मिल वाले क्या देंगे, ये बात कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत मिल गया तो कटवा रहे हैं, मजदूर लगा रखे हैं, 10 घरों के लोग आए हुए, 50 हमारे जो मिलने वाले हैं सबको बुला लिया कि भाई मदद कर दो। सब काट रहे हैं, पूड़ी बांध रहे हैं और वो को थोड़ा बहुत जैसा मिल पाएगा वहाँ से मिल जाएगा। किसान की तो ये हालत है, फैक्ट्री में आग लग जाए उसका पूरी तरह से उसका इंश्योरेंस है, और कुछ भी किसी तरह की कोई चीज हो जाए इंश्योरेंस है हर चीज का। दुकान में आग लग जाए इंश्योरेंस है, हवाई जहाज में आग लग जाए इंश्योरेंस है, गाड़ियों में आग लग जाए इंश्योरेंस है, चोरी हो जाए इंश्योरेंस है। किसान की किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इससे ज्यादा कठिन काम किसी का नहीं हो सकता। कितना कठोर काम है कि बरसात की रातें, इतनी भयंकर बरसात हो रही है, अंधेरी रात है, काली, नीचे सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े घूमते हैं, उनके ऊपर के जा रहा किसान कस्सी कंधे पर, और कहीं कीचड़ में, कहीं पानी में, पानी टूट जाता है, उसको रोकने की कितनी कठिन इसको मेहनत करनी पड़ती है रात में। कई बार तो ये हालत होती है कि बंधे में बैठ करके और उसको वो मिट्टी खींचनी पड़ती है ताकि पानी रुके, क्योंकि चौड़ा जब हो जाए तो पानी रुकता नहीं है आसानी से। हम भी किसान के घर में पैदा हुए, अब तो भाई महात्मा बन गए, किंतु बचपन में तो हमने भी देखा थोड़ा बहुत, जितना कभी मौका मिलता था। ये पानी देने का मुझे खुद तजुर्बा है, मैं 9वीं या 10वीं में पढ़ता था तब, और ऐसे पानी पे चले गए, दूर नहर का पानी आता था खेत में, तो उन्होंने कह दिया भाई जाके पीछे देखा घूम के, पानी तो चल रहा है, बीच में कहीं टूट ना गया हो ये देख के आओ। मैं गया तो एक जगह पानी टूटा हुआ था, अब बड़ी नाली थी, पानी टूट गया तो गड्ढा गहरा हो गया, अब उसको कैसे रोकूं। मैं तो विद्यार्थी था, इतना तजुर्बा भी नहीं था। एक ही बात समझ में आ गई कि मैं उसके अंदर बैठ गया और बैठा रहा आधा पौना घंटे। जब घर वालों को ये देखा कि वो आया नहीं अभी देख करके पानी को, तो वो आए चेक करने की, गया कहाँ। जब उन्होंने आके देखा कि पानी के उसमें बैठा है जहाँ पानी निकल रहा था, तो वो भी बड़े अचंभे में पड़ गए कि कैसा आदमी है, तो भले आदमी आवाज ही मार देता तो हम आ जाते, इसको पानी को रोक लेते। ये किसान के मैं काम की व्याख्या कर रहा हूँ, कितना कठिन काम है। मिट्टी से मिट्टी हुआ रहता है, पसीना इसका बहता रहता है, और कितना कठोर काम करता है। उसकी परीक्षा ले रही है सरकार, उसको भीख दे रही है सरकार। 1967 में जो सोना 200 रुपए का एक तोला आता था, आज उस सोने का भाव 55,000 रुपए का एक तोला है। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? 2,500 गुना, 2,500 गुना बढ़ गया एक तोला सोने का भाव।
उस समय एक अध्यापक की तनख्वाह 70 रुपए थी, आज वो होगी 70,000 रुपया, 1000 गुना बढ़ी। उस समय डीजल 40 नए पैसे का 1 लीटर आता था, आज 75 रुपए का 1 लीटर डीजल आता है। कितना बढ़ा? लगभग 125 गुना बढ़ा। और उस समय गेहूं का भाव 76 रुपए था, आज 1975 रुपए एमएसपी से सरकार कह रही है हमने कर दिया। तो 76 से 1975 कितना बढ़ा? 25 गुना। किसान का 25 गुना बढ़ा। और जितनी चीजें किसान को खरीदनी है वो 250 से 1,000 गुना बढ़ी। कपड़ा कितना महंगा हो गया, खाने की चीजें कितनी महंगी हो गई, और सारी चीजों को आप लेते चले जाओ। मैं कहता हूं कि किसान के ऊपर कौन ऐसा इस देश के अंदर है जो ये कहे कि किसान की जो है वो तो बड़ी ठाट बाट है। उन लोगों को शर्म नहीं आती जो टेलीविजन की बहस में आके कई लोग जो सरकार के प्रवक्ता बन के आते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं किसानों का, और वो कहते हैं ये कैसे किसान हैं जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, ये कैसे किसान हैं जो पनीर की सब्जी खा रहे हैं, ये कैसे किसान हैं कि ये तो बढ़िया ठाठ बाट से रह रहे हैं। इनको तो किसान की स्कॉर्पियो भी अच्छी नहीं लगती, इनको तो किसान की पनीर की सब्जी भी अच्छी नहीं लगती। ये तो लोग ऐसे माने बैठे हैं जैसे कि ये हमारे लिए भगवान ने परमानेंट हमें ही ये अधिकार दिया है कि हम ही पनीर और दूसरी चीज़ों की सब्जी खाएंगे, हम ही इन गाड़ियों में बैठेंगे, हमें ही ये सारे जो ठाट बाट लेने का हक है, किसान को ये नहीं है। अरे निकम्मे लोगों, कम से कम इतने तो तुम बहरे मत बनो कि इनका मजाक तो न उड़ाओ। ये किसान मेहनत करता है रात दिन, ये तुम्हारी तरह से डाके नहीं मारता, तुम्हारी तरह से करोड़ों रुपए की रिश्वतें नहीं लेता, तुम्हारी तरह से बहुत बड़ी बड़ी डील नहीं करता सरमाएदारों के साथ। ये तो खेत में मेहनत करके जो पैदा करता है, और उससे अगर ये अच्छा ट्रैक्टर, कहते हैं इनके इतने अच्छे अच्छे ट्रैक्टर हैं तो फिर इन पे क्या कमी है किसानों पर, फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये तो मौज ले रहे हैं। इनको किसान का ये जो जीना है ये भी अच्छा नहीं लगता। अगर इतना अच्छा इंतजाम किसान का होता तो 4 लाख, ये सरकार के आंकड़े हैं, 4 लाख किसान पिछले 25 सालों में आत्महत्या करके दम तोड़ चुके हैं। किसान के ऊपर कर्जा है, 20,000 रुपया कर्जा हो जाए किसान के ऊपर, और उस कर्जे को वो किसी कारण से दे नहीं पाता बेचारा, क्योंकि कहीं से इंतजाम नहीं होता, खर्चे घर के चलते रहते हैं, विवाह है, शादी है, छूछक है, कोई कोथली है, कोई और कुछ है, घर में कुछ और आ गया, बच्चों के खर्चे हैं, दवाई है, बहुत खर्चे होते हैं, उसमें सब टूट लेता है, कर्जा उतरता नहीं। तो ठीक जिस दिन लड़की की शादी होगी, बारात आई बैठी होगी, तब इनको ये दिखता है कि अब जो है किसान वहाँ मिलेगा और उसके ऊपर अब छापा मारना चाहिए, और फिर पुलिस की पार्टी लेके जाते हैं, मेहमान आए हुए हैं, बारात आई हुई है, बेटी के हाथ पीले करने का दिन है, तब आकर किसान को ये गिरफ्तार करते हैं। तेरे ऊपर इतना कर्जा है, तुम्हें चलना पड़ेगा हवालात में, और हवालात में बंद कर देते हैं। वो कहता है बेचारा कि एक दिन रहने दो, कुछ दिन बाद कर लेना, अभी रहने दो, मुझे रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं मानते, और आखिरी में जब वो बंद हो गया तो महीना भर भी अगर जेल में रहेगा, तो आपको नई बात बता रहा हूं, उसके ऊपर जितना कर्जा है उस कर्जे में ब्याज तो चढ़ ही रहा है, उसमें हवालात के अंदर जितनी बार वो रोटी खाएगा, जितनी बार चाय पिएगा, उसका खर्चा भी रोज कि आज किसान ने 100 रुपए की रोटी और चाय खाई है हवालात में, ये उसके कर्जे में जोड़ दो, वो कर्जे में ऐड होता जाता है। एक तरफ जेब कतरा रेल में पकड़ा जाए, वो आराम से मेहमान की तरह से हवालात में रहेगा, कोई अपराधी पकड़ा जाए वो बड़े मौज से जेल में रहेगा, किंतु किसान अगर बेचारा कहीं थोड़ा मोड़ा कर्जा नहीं दे पाया, वो पकड़ा गया, तो उसके ऊपर और खर्चे पर खर्चा डालते चले जाओ। ये अंग्रेजों के कानून आज भी जीवित हैं, और ये लोग कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इस देश के अंदर 73% आबादी किसानों की है, और किसान मैं उनको मानता हूं जो केवल जमीन के मालिक नहीं, जो धरती माँ के सीने को चीर करके अनाज पैदा करता है, चाहे उसके नाम जमीन नहीं है, चाहे वो बांटे पर जमीन लेकर, ठेके पर जमीन लेकर किसी भी रूप में खेती करता है, वो किसान है। वो भी किसान है जो उस किसान के साथ जाकर के मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लाई करता है, उसकी लामड़ी करवाता है और काम करता है। मजदूर जो है वो भी किसान है।
गांव के अंदर रहने वाला नमक तेल बेचने वाला छोटा दुकानदार, गांव के अंदर काम करने वाले सारे के सारे और दूसरी बिरादरियों के लोग, वो सारे के सारे उस किसान के ऊपर ही उनका जीवन यापन टिका हुआ है। और नगर के अंदर बैठे छोटे व्यापारी जो लोहा बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, किताब कापी बेचते हैं और बहुत सारी जो व्यापार करते हैं, उन सारी चीज़ों को खरीदने वाला भी ये 73% आबादी का मेहनत का किसान और मजदूर ही है। यदि ये इसके पास पैसा नहीं होगा, इसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो ये शहर के छोटे व्यापारी भी भूखे मरेंगे और गांव के दूसरे जो गरीब हैं बेचारे, वो भी भूखे मरेंगे। इस नाते से मैं कहता हूँ कि इस किसान के ऊपर सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा कानून क्योंकि मैं भूल गया, बात उधर चली गई। कानून बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला कानून एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तु अधिनियम, हमें इसका कोई फायदा नहीं, इसका फायदा बड़े अमीरों को। नंबर 2, खुली मार्केट, ओपन मार्केट हो गई, उसका फायदा किसान को नहीं। यहाँ का किसान जोधपुर या जयपुर में बेचने नहीं जाएगा गेहूं, वहां जाते जाते इसका हजारों रुपए का खर्च लग जाएगा, ये नहीं ले जा सकता, ये गोदाम भी नहीं बना सकता घर में, ये किराए पर भी किसी जो है वेयर हाउस में अपना नहीं रख सकता उत्पादन। इसलिए उस ओपन मार्केट का भी फायदा किसको होगा, जिसका सारे देश में नेटवर्क है। अडानी हजारों जगह पर केंद्र खोलेगा, खरीदो। कर्नाटक के अंदर सारी चीजें सस्ती खरीदो। बिहार में जहाँ मंडी नहीं है 2006 से, बिहार के किसान सारे मजदूर हो गए। वो सारे पंजाब में और हरियाणा में मजदूरी करने आते हैं बिहार के लोग, क्योंकि वह मंडी खत्म कर दी थी 2006 में। और वहाँ बहुत बड़ा हानि किसान को, वहाँ के बड़े बड़े अमीर उनका सारा खरीद लेंगे सस्ते भाव में। वहाँ तो लगभग 1200-1300 रुपए में धान बिकता है, वो धान ले लेंगे और उसको मार्केट में फिर बेचेंगे। वो 2,500, 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए का क्विंटल वो लेंगे। पैसा सारे देश के अंदर ओपन मार्केट उनके लिए है, किसान के लिए कुछ भी नहीं है। और भाई तीसरा जो कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कहते समझौता, किसान सेवा से समझौता। किस बात का समझौता? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है, ये समझ लीजिएगा। उसमें एक कानून बना दिया कि कोई भी कंपनी किसानों का एक ग्रुप बनाएगी, क्योंकि एक किसान की जमीन से तो बात बनेगी नहीं। मान लो किसी ने 2 किले दे दिए, 2 किले पे कंपनी नहीं आएगी गांव, वो कहेगी अपने जैसे 10-20 और तैयार कर लो, कम से कम 30-40-50 किले करो इकट्ठे, और हम फिर उनका तुमको पहले तय कर देंगे कि इतना रेट तय कर लो भाई, इतना रेट आपको हम देंगे जो पैदावार होगी। बिल्कुल ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखित हो गया बाकायदा। और जमीन जो है 10 साल के लिए कम से कम 10 और उससे आगे जितना भी चाहें दोनों पार्टी, उतने का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन गया। उस एग्रीमेंट के बाद वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हम आपको खाद अपनी तरफ से देंगे, जिसका बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा, किंतु खाद हम चाहेंगे वो डालो, बीज जो हम चाहेंगे वो डालो, पानी जितनी बार हम कहेंगे उतनी बार तुमको देना पड़ेगा। और उसके बाद भी जो पैदावार होगी उसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे कि क्वालिटी ठीक आई कि नहीं। 3-4-5 शर्तें उस एग्रीमेंट में ऐसी लगा दी और भाव दे दिया। अच्छा, मान लो मार्केट में 125 रुपए है, आपको उन्होंने 140 रुपए कह दिया, 140 रुपए देंगे, कम ज्यादा होगा हमारी जिम्मेदारी है। किंतु जो खाद दिया, जो बीज दिया, जो पेस्टिसाइड दी, रासायनिक दवाइयाँ दी कीड़े मारने वाली, या और भी कुछ चीजें दी, उन सबका जो खर्चा है, उनके मुंह मांगे खर्चे किसान की आमदनी में से कट जाएंगे। और उसके कटने के बाद फिर वो झरना लगाएगा, झाड़ लगाएगा, उसके ऊपर अनाज को डालेगा, छानेगा, और वो जो नीचे गिरकी निकलेगी वो सारी की सारी तुम्हारी पशुओं के लिए छांट के बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वो ले जाएगा। जितनी बनेगी उतने का पैसा दे देगा और उसको भी 3 बार नखरे करके देगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और अगर आपको शिकायत होगी भाई इसने समझौता तोड़ दिया, तो कह दिया जाओ एसडीएम के पास, एसडीएम कोर्ट बना दी। अब एसडीएम के पास आप जाएंगे मान लेते हैं, किंतु सारे बड़े कंपनियों के वकील, पहले से वकील तय हो जाएगा हर जिले में कंपनी का कि कोई भी किसान कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने आए एसडीएम के, है तो ये वकील उसमें केस लड़ेगा कंपनी की तरफ से। कंपनी उसको देगी बड़ी फीस और एसडीएम साहब की भी फीस भेज देंगे कि देख लेना कभी ऐसा ना हो कि केस इधर उधर हो जाए।
तो एसडीएम को क्या लेना देना है कि किसान को मिले ना मिले, उसको तो अपनी फीस चाहिए। और वकील वहां खड़ा ही है, किसान बेचारा वकील को भी फीस दे केस लड़ने के लिए, तो कहां से देगा? अकेले की उसकी कोई सुने नहीं। एसडीएम कह देगा जा हो गया बतेरा, तेने बेरा तो कुछ है नहीं, बोना आया नहीं, पहले तो समझौते में फंस गया, ही भी यहाँ खड़ा हो, जा हो गया अगली बार कर लिए, धमका के बाहर काट देंगे। कौन सुनेगा उसकी? कहते फिर जाओ डीसी के पास। ये एसडीएम और डीसी के दफ्तर काट काट करके चक्कर किसान परेशान हो जाएगा, कोर्ट में जाने का उसको अधिकार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है वो भी बड़े सरमाएदार के लिए बनाया गया, बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया, किसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसमें मैं बता दूं जो सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है इस एक्ट में, स्पेशली इस तीसरे एक्ट में, वो ये है कि 2 तरह के किसान हैं हमारे देश में। 14 करोड़ किसान हैं जिनके नाम जमीन है, जमीन के मालिक किसान 14 करोड़ है, सरकार के आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और 11 करोड़ किसान वे हैं जो जमीन उनके नाम नहीं है किंतु जमीन जोतते हैं, वो चाहे वो साझे पर ले लेते हैं, ठेके पर ले लेते हैं, बांटे पर ले लेते हैं, किंतु कह देते हैं दो तिहाई हमारा, 1 तिहाई तेरा, या आधा आधा, जो भी हिसाब चलता, अलग अलग गाँव का अलग अलग हिसाब। या आजकल ठेका लगने लग गया 25,000 रुपये किला, 40,000 रुपये किलो, इधर यूपी में तो मैंने सुना 60-70 हजार रुपये किला भी हो लिया, वो ठेके पर दे देते हैं। तो ये जो किसान हैं जो ठेके पर या बांटे पर या जैसे भी ले रहे हैं 11 करोड़ हैं। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी और कंपनियां इन जमीनों को अपने नाम से लेंगी किसानों से, तो ये 11 करोड़ जो ले रहे हैं ये घर बैठ जाएंगे और इनके बच्चे रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये कहां जाएंगे? ये किसकी जमीन लेंगे फिर? ये अगर 20,000 लगाएंगे तो कंपनी 22,000 और 25,000 में ले लेगी, 2 मिनट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको लेने में, उन पर पैसा है फिजूल का, 2 नंबर का धन है उनके पास। इसलिए मैं कहता हूं तीनों ही कानून किसान के बहुत ही खिलाफ हैं। तीनों किसानों का, तीनों इन कानूनों का किसान के हित में कहीं भी थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव रुख दिखाई नहीं देता है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी दिखते हैं और हमें ये लगता है कि सरकार इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, इतना बड़ा जनाधार जिसका छिन गया है, आज हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश का इलाका, राजस्थान का इलाका, लोग कहते हैं ये तो 2 ही 3 प्रांतों के लोग हैं। मैं उनको बता देता हूँ, हमें तो जैसे लगता है दिल्ली हमारे खेतों में है। पंजाब के भाइयों को भी दूर नहीं लगती दिल्ली, वो भी 10-12 घंटे अपनी ट्रॉली लेकर के निकलते हैं, शाम को दिल्ली पहुंच जाते हैं, नजदीक हैं। ये यूपी के हमारे सारे किसान नजदीक हैं, आ जाते हैं, भारी संख्या में आ जाते हैं। किंतु जो दूर का किसान है वो ट्रॉली लेकर के कोई कर्नाटक से, कोई हैदराबाद से, कोई भुवनेश्वर से कैसे चलेगा? वहां पर भी आग सुलग रही है। मेरे पास परसों फोन आया भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, 1000 किसान वहां से चले और उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी खड़गपुर में, रांची में अपने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से कहना कि रेल में जो हमारे किसान जाएंगे उनका स्वागत कर दें, इनका मनोबल बनेगा। मैंने 2-4 अपने साथियों को सूचित किया, आप लोग झंडे लेकर के जाओ, उन किसानों के लिए चाय वाय की व्यवस्था कराओ और हो सके तो कुछ छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह लिफाफे बनाकर वहाँ बांटो ताकि वो आ रहे हैं। वहां पर भी किसान इस आंदोलन के साथ हैं। सारे भारत के अंदर किसान दुखी है, किंतु ये लोग उसका जो रूप है आज के बिके हुए मीडिया के माध्यम से ये बना देते हैं। ये तो पहले तो कहते थे तो केवल पंजाब का, पंजाब में भी केवल सिखों का, हरियाणा का तो इसमें कोई आदमी ही नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही शुरू में, और आज श्रीमान जी को मालूम पड़ गया जब वो करनाल के पास कैमला गांव में भाषण देने के लिए गए लोगों को अपनी बात कहने के लिए, तो वहां पर जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां भी गड्ढे खोद दिए लोगों ने, वहां भी बाइकाट कर दिया कि यहाँ उतरने नहीं देंगे, आपकी कोई जगह नहीं है प्रदेश में। आप ये कहते हो कि हरियाणा इस आंदोलन में नहीं है। हरियाणा को तुम देखना, अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने अपने साथियों से फोन कर रहा था, जींद जिले का छात्र गांव है, परसों तो मुझे मालूम पड़ा था कि छात्र गांव ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है आंदोलन के लिए। 1 करोड़, अकेला बहुत बड़ा गांव है, उसमें 2-3 पंचायतें। मैं 14 तारीख को मकर संक्रांति पे वहां था, गौशाला का प्रोग्राम था, उसमें गया था। तो मैंने जब उनसे बात की तो कहने लगे स्वामी जी, मैंने कहा भाई कल आओ, कल आर्य समाज की तरफ से हम जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे और वहां तक चलेंगे जहां टीकरी बॉर्डर पर जो हमारा किसान आंदोलन का जो मुख्य मंच लगा हुआ है,
तो वहां तक चलेंगे अलग जगाते हुए। तो वो कहने लगे कल ही आना है या परसों आ जाए। मगर परसों क्यों? बोले गांव के 400 ट्रैक्टर आ रहे हैं, एक छात्र गांव से 400 ट्रैक्टर। अब आप सोच लीजिए कि हरियाणा इसमें है कि नहीं। मालूम पड़ेगा 25 तारीख को जब रोहतक से लेकर और उधर बागपत से लेकर और शाहजहांपुर से लेकर और पता नहीं कहां से लेकर सड़कें भर जाएंगी ट्रैलियों से। जब इन सरकार को ये मालूम पड़ेगा कि इस आंदोलन में कौन है और कौन नहीं, ये जात पात का, ये मजहब संप्रदाय का ये भेद पैदा करने की जो नीति है ये नहीं चल सकती। आज मुझे कहते इस बात का गर्व है, यहाँ हमारे सिख भाइयों का जो पंजाब के किसान है वो इतना बड़ा इनका जो हुजूम देखते हैं तो मुझे 1973 की वो बात याद आती है जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट थे, LLB कर रहे थे। 1974 में मैंने लॉ किया। उस समय 73 में हरियाणा में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला था और उस समय करनाल में हम भी लगभग 200 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए थे उस आंदोलन में। तब 1000 सिख किसान अमृतसर की तरफ से रेल से करनाल आए, जिनके लीडर उस समय थे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोहरा। वो थे उस समय जीवित बहुत बड़े नेता थे। जीवन सिंह उमरा नंगल उसमें थे, उसमें मोहन सिंह तुड़ थे, उसमें प्रकाश सिंह बादल थे। सारे बड़े बड़े नेता उस समय वहां उतरे और हरियाणा के भी जितने नेता थे, स्वामी इंद्रवेश जी उस समय मुझे याद है, वो बाद में रोहतक से MP भी बने, वो उस आंदोलन में सबसे आगे। चौधरी देवीलाल जी उसमें थे और डॉक्टर मंगल सेन और बहुत सारे लोग उसमें थे। तब सरदार रघुवीर सिंह जो करनाल के किसान नेता थे वो भी सिख थे। सिख और हरियाणा के लोगों ने किसानों के आंदोलन को ये पहला नहीं लड़ा है, इसका इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। जब जब भी इस तरह का वक्त आया है, किसान अपने सारे भेद भुलाकर एक होकर एक कौम बनाकर लड़ती आई है। ये इतिहास का पन्ना आपके सामने है। स्वामी इंद्रवेश जी ने लोकसभा के सामने दिल्ली में बोट क्लब पर भूख हड़ताल की थी। 18 दिन तक वो जलते रहे। जून के महीने में 10 किलो वजन घट गया उनका। और उस समय जब आखिरी दिन 23 पंजाब के सिख MLA स्वामी जी के साथ आके बैठ गए, 3 दिन तक बैठे रहे, उन्होंने भी भूख हड़ताल की। और बाद में जब उनको इरविन हॉस्पिटल में गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया तो उनको जूस भी पिलाया पंजाब के नेता प्रकाश सिंह बादल ने आके पिलाया था, चौधरी देवीलाल जी ने पिलाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों के आंदोलन में ये जो मजहब की बातें करने वाले लोग हैं, जाति पाति की बातें करने वाले लोग हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु। इस बात को हमको सबसे ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। आज कई लोग कहते हैं तो जाटों का आंदोलन है। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, क्या खेती केवल जाट करता है? क्या खेती और बिरादरियां नहीं करती? पानीपत से लेकर के कुरुक्षेत्र तक कितनी बड़ी हमारी रोड बिरादरी है, वो खेती नहीं करती? आज हजारों हमारे रोड किसान उस सिंगू बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लिए गांव के गांव में देखता हूं उनके दादूपुर के और पता नहीं कहां के किसान वहां बैठे हुए। हमारे सैनी भाई क्या खेती नहीं करते? हमारे ब्राह्मण खेती नहीं करते? हमारे और दूसरी बिरादरियों के खेती नहीं करते? चौधरी छोटू राम ने तो किसान की इस परिभाषा में जिनके पास भी जमीन थी, जो कहीं ना कहीं जमीन जोत कर अनाज पैदा करते थे, चाहे वो जाट होते, चाहे वो दूसरे होते, राजपूत, रोड, गुजर, अहीर, चाहे वो कोई बढ़ई होते, लोहार होते, कोई व्यापारी होते, जो भी खेती करने वाला व्यक्ति है वो किसान है। और किसान की कभी कोई अलग से जात पहचान करके उनको तोड़ने की बात करे, वो समझ लो उस कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये आंदोलन अब बहुत पीक पर है। और कल मैंने हवन के बाद एक बात कही थी और वो बात कह के मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। वो ये है कि रात को बहस हो रही थी टीवी पर। संदीप चौधरी बहुत अच्छे एंकर हैं और बड़ी अच्छी बहस करते हैं वो। तो कल की जो मीटिंग हुई उसके ऊपर जब बहस हो रही थी तो एक सवाल उठाया। सुभाष कश्यप लोकसभा के जो बहुत पहले सेक्रेटरी होते थे, बड़े एक्सपर्ट है संविधान के, उनको बुला रखा था और उनसे ये पूछा जा रहा था, ये सवाल भी उठ रहा था कि सावधान रहो, तुम ये जो कह रहे हो गवर्नमेंट वापस ले ले, क्या गवर्नमेंट को वापस लेने का हक भी है? ये एक टेक्निकल पॉइंट उस बहस में वो उठा रहे थे। तब संदीप चौधरी ने सुभाष कश्यप से पूछा, आप बताइए
उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी बनती है, सीधा सीधा वापस नहीं लिया जा सकता, ये टेक्निकली प्रॉब्लम है। किंतु उसके अंदर वो कहते हैं, जो बात मैंने पहले कल सुबह कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात की पुष्टि रात को इस देश के संवैधानिक एक्सपर्ट सुभाष कश्यप ने दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हमारे देश का, इस देश में कानून को जो मान्यता मिलती है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आखिरी में उसकी स्टैंप लगती है, उसके दस्तक होते हैं। जब दोनों संसद के सदन उसको पास करके भेज देते हैं तो राष्ट्रपति की मोहर उसके ऊपर लग जाती है और कानून बन गया। ये तीनों जो कानून बने थे कृषि संबंधी, ये भी पार्लियामेंट में पास हुए, फिर राष्ट्रपति के पास गए, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। तो वो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को ये राइट है कि वो इसके लिए रिकॉल कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। वो इसके लिए गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि अगर ये कानून इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, देश के किसान को स्वीकार्य नहीं है, अगर ये किसी भी एंगल से, तुम जब इतने इतने इसमें अमेंडमेंट करके बता रहे हो, 12 संशोधन एक एक एक्ट में बता दिए, एक एक्ट में कभी 12 संशोधन होते? मुश्किल से कोई एक आध बात छूट गई हो, एक आध तो संशोधन आया करते, वो भी कई वर्ष बाद। ये तो बनते ही जुमा अभी 2 महीने हुए और सरकार करे ये भी संशोधन कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। अरे भाई, तुम जब 12 संशोधन कर रहे हो तो इस बात की हेकड़ी क्यों भरे बैठे हो कि तुमको वापस लेने में क्या जोर लगता है? तुम राष्ट्रपति जी से परमिशन लेके कह दो हम तीनों कानूनों को विड्रॉ करते हैं और किसानों के डेलीगेट आ जाएं, बैठ करके बता दें हम इन कानूनों में कौन कौन सी चीजें नहीं डाल करके ले आए या नहीं ले आए, किसान से पूछ लो। ये करने में उनको दिक्कत क्या रही है? किंतु फिर मैं बात कहना चाहता हूँ, दिक्कत एक ही लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सौदा सरकार और बड़े सरमाएदारों के बीच में हुआ। नहीं तो कोई भी प्रजातंत्र में पार्टी और नेता लोगों का विरोध सहन नहीं कर सकता। उसको पता है कल झोली फैला के वोट मांगना इन्हीं के पास आना पड़ेगा। उसको पता है गांव में लोग घुसने नहीं देंगे, सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। हरियाणा के गांव में कोई भी एमएलए और एमपी आज जा नहीं सकता। उनको बिल्कुल आदेश कर दिया गृह मंत्री ने, कोई भी संवाद की कोई गोष्ठी मत करो, घरों में बैठ जाओ, नहीं तो किसानों से टकराव बहुत महंगा पड़ जाएगा। सरकार काफी हुई है किंतु फिर भी पीछे क्यों नहीं उठ रही? दाल में कुछ काला है और कोई इनको बहुत बड़ा डील, बहुत बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का कोई समझौता पीछे में हो रखा है, जिसको छोड़ पाना आसान नहीं लगता। एक तरफ उन सरमाएदारों का दबाव है गर्दन के ऊपर, दूसरी तरफ जनता का दबाव है इस घुटे हुए में। उसको चाहिए उनको ठोकर मार करके उन सरमाएदारों को फेंक दे और कहे कि मैं तो इनके बल पर इस देश की सत्ता में हूँ, तुम्हारे बल पर नहीं। ये जिस दिन इस देश का हुक्मरान करने सीखेगा तो ये सारे के सारे अन्याय समाप्त हो जाएंगे। साथियों, ये हमने आर्य समाज की तरफ से कैंप इसलिए लगाया, आर्य समाज की पृष्ठभूमि इन आंदोलनों से बहुत पुरानी है। मैं 2 मिनट में कह करके बात को समाप्त कर दूंगा। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि महर्षि दयानंद ने, केवल महर्षि दयानंद कोई धार्मिक नेता थे या कोई समाज सुधारक थे इतना मात्र नहीं, वो देश की हर चीज पर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने अपना सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा 3000 किताबें पढ़ने के बाद, और उसमें एक चैप्टर पूरा राजधर्म का, राजनीति का। उसमें वो लिखते हैं राजा कैसा होना चाहिए, राजा की परिषद, मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए, कैबिनेट, राजा को कानून कैसे बनाने चाहिए। और उसी में आगे चल करके वो कहते हैं कि राजाओं का भी राजा कौन होना चाहिए, राजाओं का भी राजा कौन होता है। राजा तो मुख्य है किंतु इसका भी राजा कौन है जो इससे भी और ऊपर है? तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं राजाओं के भी राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग, किसानों को राजाओं का राजा स्वामी दयानंद जी ने बताया। और इसका नतीजा ये निकला कि स्वामी दयानंद जब पंजाब में आए सबसे पहले तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह एक पहले सिख थे जो बहुत माना हुआ परिवार था इस पंजाब की धरती पर, जिसके सारे परिवार ने शहादत दी आजादी के आंदोलन के लिए। सरदार अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद जी से आगे बढ़ करके जनेऊ पहना और कहा कि मैं जिंदगी भर रोज सुबह उठ करके अपने घर में दैनिक यज्ञ किया करूंगा। उन्होंने अपने बेटे किशन सिंह को देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अपने बेटे अजीत सिंह को देश के लिए सौंपा, उन्होंने अपने बेटे स्वर्ण सिंह को
देश के लिए सौंपा, उन्होंने अपने पोते भगत सिंह को देश के लिए सौंपा। ऐसा ये सिख परिवार था जो ऋषि दयानंद का भक्त था। और 1906 में इसी के कारण स्वामी दयानंद ने, क्योंकि किसानों को राजाओं का राजा कहा, तो शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर 1906 में लुधियाना में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें नारा दिया था उन्होंने, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। ये जो नारा था, ये शहीद आजम भगत सिंह के एक सगे चाचा अजीत सिंह का नारा था। ये विरासत है जो आर्य समाज किसान की बात क्यों कहता है। बहुत सारे धर्म गुरु हैं हमारे, मैंने सारे शंकराचार्यों से, सारे धार्मिक नेताओं से निवेदन किया है, आओ मैदान में, धर्म का युद्ध तो ये है। किस धर्म के लिए तुम वहां पर बैठे हुए हो? जब इस देश का अन्नदाता लुट रहा हो, जब इस देश के अन्नदाता पर अत्याचार हो रहा हो और उसकी कोई मांग सुन नहीं रहा हो, तो धार्मिक लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो उसके साथ आकर के बैठे। आज किसान का महाकुंभ ये दिल्ली के चारों तरफ है, ये हरिद्वार में नहीं है। सारे धर्म गुरुओं को यहाँ आना चाहिए और देश के इस हठ धर्मी सरकार को एहसास कराना चाहिए कि किसानों की बातों को स्वीकार करो और इनके साथ अन्याय मत करो। तीन बंधु सर छोटू राम, इसी इलाके के माने हुए नेता, रावलपिंडी से रेवाड़ी तक, जिनकी आवाज पर इस देश का किसान अपनी बात को कहता था। उन्होंने जिस समय वायसराय ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी सारे देश के कृषि मंत्रियों की, उसमें चौधरी छोटू राम भी आए थे पंजाब की तरफ से। वायसराय ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से सारी दुनिया में भूखमरी आ गई, हमारे देश का बंगाल प्रांत भी भूख से मर रहा है, वहाँ कुछ नहीं है, इस समय अकाल पड़ गया है, अनाज भेजना है वहां पर, इसलिए तुम सारे मिलकर सस्ता अनाज दो। बोले कितना सस्ता चाहिए? कि 6 रुपए मण। उन दिनों क्विंटल का नहीं चलता था, मण का भाव चलता था। 6 रुपए मण मांगा और जब 6 रुपए मण कहा तो सारे प्रांतों के कृषि मंत्रियों ने हाथ उठा दिए कि हम दे देंगे। चौधरी छोटू राम से जब पूछा कि आप बताइए, इन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हम 6 रुपए मण नहीं दे सकते, हम 10 रुपए मण से कम नहीं दे सकते, हमारी लागत 10 रुपए मण आती है, वो तो हम जरूर देंगे। वायसराय ने कहा कि जब ये सब लोग 6 रुपए मण दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते, आप क्यों जिद कर रहे हैं? तब छोटू राम ने कहा इनके यहाँ तो अनाज पैदा ही नहीं होता, इनके यहाँ तो गेहूं पैदा ही नहीं होता, गेहूं तो लायलपुर में होता है, गेहूं तो लुधियाना में होता है, गेहूं तो रोहतक में होता है, गेहूं तो इधर बागपत मुजफ्फरनगर में होता है, गेहूं यहाँ पैदा कहाँ होता है? यहाँ की तुम बात करते हो, वहाँ तो फसलें ही दूसरी होती है, सारा देश चावल खाता, वहाँ गेहूं होता ही नहीं। गेहूं तो हमको देना है और मैं अपने किसानों को बर्बाद करके दे दूं। तुम्हारे पास खजाने की कमी नहीं है, अंग्रेजों का बहुत बड़ा धन दौलत तुम्हारे पास है, तुम पैसा हमारे किसानों को दो और फिर अनाज हम देंगे। वायसराय ने धमकी दे करके कहा मिस्टर छोटू राम, अगर आप इस तरह से करेंगे, यदि नहीं दोगे तो हम आपसे छीन लेंगे, हम आपके ऊपर कानून इंपोज कर देंगे। तब छोटू राम ने कहा था कि यदि आप ऐसा करेंगे तो एक आह्वान के ऊपर, एक अपील के ऊपर पूरे पंजाब का किसान खड़ी फसल को आग लगा देगा यदि आपने इस प्रकार की धमकी दी तो। ये कह करके चौधरी छोटू राम बाहर आए और बाहर आते प्रेस के लोगों ने घेर लिया उनको। कहा चौधरी साहब क्या हुआ कि सरकार जबरन हमारा अनाज लेना चाहती थी, मैंने कह दिया 10 रुपए मन से कम नहीं दे सकते, तो फिर क्या हुआ कि फिर बात आमने सामने तन गई और कह दिया या तो अब रेल में और या जेल में, मतलब कि या तो मिनिस्टर रहूंगा, भाव लूंगा, और अगर अंग्रेज सरकार ने दबाव डाला, जबरदस्ती लेना चाहा अनाज, तो फिर मैं जो है मिनिस्ट्री छोड़ करके जेल का रास्ता अपनाऊंगा, आंदोलन करूंगा और भाव लूंगा। वायसराय ने लाहौर में पंजाब के गवर्नर से टेलीफोन करके पूछा हु इज दिस छोटू राम, ये कौन है ये छोटू राम जो ऐसी ज्यादा भाषा बोल रहा है। जब ये बात कही तो गवर्नर ने कहा कि छोटू राम इज द पावरफुल मिनिस्टर ऑफ दिस कैबिनेट, यहाँ के कैबिनेट का सबसे ताकतवर मंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री भी इनके बिना कदम नहीं ले सकता, और अगर ये कहता है कि आग लग जाएगी सारे गेहूं में तो ये लग भी जाएगी, क्योंकि सारे पंजाब का किसान, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, जो भी खेती से जुड़ा व्यक्ति है वो किसान इसकी बात मानता है। तो गवर्नर ने कहा इतना बड़ा पावरफुल है, तो वायसराय ने कहा तो 10 रुपए मण नहीं, वी विल गिव हिम 11 रुपीज, 11 रुपए मण देंगे। छोटू राम के उस दबाव से
11 रुपए मन का भाव पंजाब के किसान को मिला। वो छोटू राम आर्य समाज से जुड़े थे और उन्होंने किसानों के आंदोलन को लड़ा। चौधरी चरण सिंह आर्य समाज गाजियाबाद के 4 साल तक सेक्रेटरी रहे। वो अपनी वकालत करते थे गाजियाबाद के अंदर और वो महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते थे, धार्मिक गुरु, गांधी को राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने भी आप जानते हो जो नारा दिया था कि देश के विकास का रास्ता खेत खलिहान और गांव की गलियों से होकर गुजरता है। जब तक खेत खलिहान आबाद नहीं होंगे, जब तक गांव विकास नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ये चौधरी चरण सिंह की स्टेटमेंट थी। लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे संस्कृत विद्यालय के पढ़े, एक गुरुकुल के पढ़े स्नातक थे और उन्होंने भी इस देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया। आर्य समाज की ये परंपरा रही है कि किसान के साथ हमेशा आर्य समाज खुल के लड़ता आया और इसलिए अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम भी आज अपने अन्नदाता के साथ, इस मेहनतकश किसान के साथ, इस देश के लोगों के साथ खड़े हैं। मैं एक बात कह देता हूं कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है। जो लोग किसान नहीं है, जो कहीं ना कहीं तीसरा वर्ग है, मिडल मैन कह लो, जो खरीद के चीज खाता है, उपभोक्ता है इस देश का, ये आंदोलन ज्यादा उसका है। जितनी चीजें गोदामों में स्टोर हो जाएंगी उसके बाद उनका भाव बढ़ेगा। 20 रुपए किलो का लिया हुआ गेहूं का आटा 40-40 रुपए किलो में जब बिकेगा, जो दाल 50 रुपए किलो खरीद के बड़ा व्यापारी जब 100-150 रुपए किलो में बेचेगा, जब 10 रुपए किलो का चावल आलू 80 रुपए और 60 रुपए किलो में बिक सकता है, जब प्याज 15 रुपए किलो का 100 रुपए किलो में बिक सकता है, तो ये गोदामों बनाने के जो अधिकार दिए हैं सरमाएदारों को, तो उपभोक्ता भाइयों को भी मैं कह दूं, तुम ये मत बैठे रहना, ये तो किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन तुम्हारा भी है, ये जन आंदोलन है, ये पूरे देश के लोगों का आंदोलन है। इसलिए सबको किसानों के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर इस समय खड़ा होना चाहिए। ये केवल किसानों को कोने पर करके आप ये सोचते हो कि ये तो किसानों का है, ये नहीं, आप सबका आंदोलन है। हम और आप सब मिलके लड़ेंगे, व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था वही पुरानी है पर वाद बदलते आए हैं। इस खूनी बदशाला के जल्लाद बदलते आए हैं। ऊपर बैठी व्यवस्था में 3 ताकतें काम करती हैं, एक करप्ट पॉलिटिशियन, एक करप्ट कैपिटलिस्ट, एक करप्ट ब्यूरोक्रेट। भ्रष्ट जो है नेता, भ्रष्ट पूंजीपति और भ्रष्ट अफसर, ये तीनों का जो गठजोड़ है वो इस देश में कानून बनाता है और वो सारे कानून भारत के आम आदमी के एक तरह से खिलाफ होते हैं। और जब उनको बदलने की बात आती है तो ये ताकतें इकट्ठी होकर उनका मुकाबला करती हैं, उनको दबाती हैं, पुलिस बल प्रयोग करती हैं, वाटर कैनन खोलती हैं और अश्रु गैस और फिर आखिर में फायर भी खोलती हैं। इन ताकतों के खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना हमारा नैतिक अधिकार है, दायित्व है और वो सारे किसान कर रहे हैं। मैं उन किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में, जो बेचारे अपनी प्राणों की बाजी लगाकर आहुति दे करके इस दुनिया से चले गए, उन्होंने सारे किसान वर्ग की कौम की लड़ाई लड़ी है, वो वास्तव में आज हम सब के लिए बहुत स्मरणीय हैं। मैं उनके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, भगवान उन दिव्य आत्माओं को जिन्होंने किसानों के लिए अपनी जिंदगी दे दी और यहाँ पर उन्होंने प्राण खत्म कर लिए अपने, उनकी आत्मा को सद्गति और शांति मिले, उनके परिवारों को ताकत मिले कि वो इस दुख को सहन कर सके। हम उन बलिदानी अपने किसानों को भी यहाँ पर याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज हमारा सबका एक ही नारा है कि एक कमेरा आदमी, मेहनतकश आदमी जो किसान है, उसका कोई मजहब नहीं देखना, उसका कोई जात नहीं देखनी, उसका कोई प्रांत नहीं देखना, उसका कुछ और भेदभाव की बात नहीं देखनी। हम सब लोगों का एक कॉमन एजेंडा है और वो है इस देश के तीनों काले कानून बदलें, उनको समाप्त करें और MSP न्यूनतम जो समर्थन